हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टेंडर। हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि किस प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज किया जाता है, परचेज की प्रॉपर मेथड क्या है, कितनी मेथड है, कैसे शेड्यूल ऑफ रेट प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिफिकेशन को किस प्रकार स्क्रूटिनाइज किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें परचेज के रिगार्डिंग हमने देखी। हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेज के लिए कैसे किया जाता है। हमने इंक्वायरी बेस्ड परचेज के बारे में देखा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंडर से परचेज कैसे किया जाता है और टेंडर का इंपॉर्टेंस क्या है और किस प्रकार ये काम करता है। यहाँ पे आपको ये कुछ दिखेगा, ये दो टेंडर है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो बस यही प्रोसीजर है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेंडर बेस्ड परचेज प्रोसीजर। अभी क्या होता था, जब इंक्वायरी बेस्ड परचेस होता था तो हमने ऐसा बोला कि आपके जानने वाले 3-4 वेंडर्स है या 5, 6, 7, 8, वो करीब के एरिया में आप आपको जो भी इंक्वायरी, जो भी मटेरियल चाहिए उसका लिस्ट दे दो। साथ में एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर दे दो कि ये इक्विपमेंट, ये मटेरियल का मुझे ज़रूरत है, इतनी क्वांटिटी है, आपको प्रोवाइड करना है और टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार है। और एनेक्स्चर्स में, अटैचमेंट में मैंने लिस्ट आइटम का अटैच किया हुआ है और आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ये क्वांटिटी, ये मटेरियल है, ये सारे पे ये भर के मुझे वापस कीजिए। तो ये इंक्वायरी बेस्ड हुआ। टेंडर बेस में क्या होता है कि टेंडर बेस में लिमिटेड नहीं रहता, जरूरी नहीं जिसको आप जानते हैं वही अप्लाई करेगा, काफी तरह हो सकता है, लेकिन टेंडर बेस का एस्पेक्ट है ज्यादा से ज्यादा वेंडर को पता चले कि आपको ये चीज खरीदनी है। अगर बल्क क्वांटिटी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो हर प्रकार वेंडर उसमें इंटरेस्ट रखेगा और आपको काफी कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा और अच्छे कुछ वेंडर से वो आपको मिल पाएंगे। तो बेसिकली ये मार्केट कंपटीशन के बेनिफिट के लिए, लेने के लिए जो कस्टमर है, बड़े कस्टमर है, वो टेंडर का यूज करते हैं। और प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, परचेज के लिए ऑफिसर होता है। अगर टेंडर से किया गया है, पूरा स्क्रूटिनाइज किया गया है, तो कभी भी कोई लीगली किसी पे चैलेंज नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता या किसी पे ब्लेम नहीं आएगा कि आपने कई गलती में घोटाला किया है, कई परचेज में कहीं घोटाला कर दिया है। अगर टेंडर प्रोसीजर से काम किया गया है तो ज्यादातर केसेस में वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बेटर रहेगी। इसमें क्या किया जाता है, जो आप इंक्वायरी के लिए जो लेटर भेजते थे, जो फॉर्मेट भेजते थे, वो सेम फॉर्मेट आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। या फिर अपनी, अभी तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या प्राइवेट हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो या छोटी सी कंपनी हो, हर कंपनी की खुद की वेबसाइट है। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद की वेबसाइट पे जहाँ पे लिखा होगा टेंडर, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे करंट जो टेंडर इफेक्टिव है और प्रीवियस की सारे हो गए, वो सारे आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब टेंडर के लिए या तो आप न्यूज़पेपर में दे दो जिसका सर्कुलेशन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो, इतनी कॉपीज पर डे सर्कुलेट करता है, तो वो बड़ा न्यूज़पेपर हो गया, तो वो न्यूज़पेपर में दे दो या फिर आपकी वेबसाइट पे दे दो। तो आप उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी नेशन में, पूरी कंट्री में और पूरे स्टेट से बाहर मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट से भी बाहर अगर कोई एफिशिएंट अगर वेंडर है, पावरफुल वेंडर है, तो वो आपको अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब इंक्वायरी बेस्ड परचेस प्रोसीजर में आपका स्कोप है वो लिमिटेड रहता है, टेंडर बेस्ड में आपका स्कोप है वो वाइड होता है, आपको बड़े एरिया मिलता है, तो ज्यादातर अच्छे बड़े वेंडर्स आपको अप्रोच करेंगे अगर आपका टेंडर में कुछ अच्छा डिटेल बल्क की टेंडर हुआ तो। सच टाइप ऑफ टेंडर में बी कन्वेंशनल वन। कन्वेंशनल कैसा होता था, न्यूज़पेपर में दे दो एडवर्टाइजमेंट, भाई ये चीजें हैं, आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ में आपको 1 वीक में ये कॉपी यहाँ पे ऑफिस में जमा करवाना है। तो बंदा आएगा, ऑफिस में आएगा, ऑफिस में एक इनवर्ड रजिस्टर होता है, वहां पे एंट्री मिलेगा, ये टेंडर आया, बंद कवर है इसका, ओके फाइन। और सारे डेडलाइन के से पहले जितने भी टेंडर आएंगे सबको एक जगह रखा जाएगा और जब उसके लिए फाइनल डेट, उसकी कट ऑफ आ जाएगी, कंप्लीशन डेट आ जाएगी, तो फिर कमेटी बैठेगी, परचेज की कमेटी,
और वो सारे जो नॉमिनेटेड ऑफिसर्स होंगे उनकी प्रेजेंस में टेंडर को ओपन किया जाता है और हार्ड कॉपी सारे इकट्ठा किए जाते हैं और उसमें पूरा प्रोसीजर करके देखा जाता है कितने टेंडर सही तरह से स्पेसिफिकेशन वाइज दिए गए हैं, आपने जो फॉर्मेट मांगा था वो फॉर्मेट में है या नहीं, सारी स्क्रूटिनाइज करके आप उसमें से एक बंदे को फाइनलाइज करते हो। तो ये कन्वेंशनल प्रोसीजर है। तो कन्वेंशनल प्रोसीजर क्या होती है कि आपको न्यूज़पेपर में देना होता है कटिंग और बंदा आपकी ऑफिस पे आके या फिर रजिस्टर्ड एडीसी या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपकी ऑफिस पे टेंडर भर के भिजवा देगा और साथ में वो आपकी जो भी फीस होगी उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है, वो आपको साथ में सबमिट करवाएगा। लेकिन अभी काफी सारे ई टेंडर भी चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई टेंडर। तो ई टेंडर अभी ऑनलाइन ही पूरे प्रोसीजर होती है और हार्ड कॉपी का प्रोविजन होता है, लेकिन ई टेंडर में थोड़ा वक्त बचता है। तो वही जो क्लाइंट है, वेंडर्स है, वेंडर्स को भी वही मिल जाते हैं, कस्टमर भी वही मिल जाते हैं, पूरा पोर्टल होता है। तो उस प्रकार परचेज प्रोसीजर ई टेंडर से भी होता है। फॉर फिलिंग द टेंडर सम अमाउंट ऑफ टेंडर फी इज केप्ट टू अश्योर इंटरेस्ट ऑफ द वेंडर। दो तरह की चीजें होती है, टेंडर बुकलेट फी होती है जो आपके टेंडर की सारी डिटेल के लिए अगर इंफॉर्मेशन है तो आपके ऑफिस से वो जमा करके वो बुकलेट उसको मिलती है, अगर बहुत डिटेल में बुकलेट बनाया गया है तो। दूसरी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आगे मैं थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। और तीसरा होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी। तो बेसिकली ये पैसा रखने का मतलब क्या, वो तो आप काम करोगे तो पैसा आप उसको देने वाले हो, लेकिन पैसा मिनिमम फीस रखने का ये इंटेंशन है कि आप जान पाओ कि आपका जो वेंडर है जो आपको मटेरियल सप्लाई करना चाहता है वो आपके मामले में सीरियस है या नहीं। अगर वो काम में सीरियस होगा तभी वो पैसा डालेगा, अदरवाइज वो नहीं डालेगा। इसीलिए हर टेंडर में टेंडर फी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है और ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट होती है। हम तीनों के बारे में आगे फिर से चर्चा करेंगे। वेंडर सबमिट ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स विथ फील्ड टेंडर। वेंडर क्या करेगा, सारे आपने जो डॉक्यूमेंट मांगे आपने टेंडर नोटिस में, वो सारे के अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करेगा और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखेगा। और विद टेंडर फी इन केस ऑफ कन्वेंशनल टेंडर प्रोसीजर, उसमें टेंडर फी भी वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपकी कंपनी के नाम पे आपने जो भी मांगा होगा वो देगा, या फिर कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कहीं पे लिंक आपके पोर्टल पे दी हुई है तो वहां से भर के उसका रिसिप्ट रखेगा। तो इस प्रकार ये प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों टेंडर में ये हुआ कि जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को खरीदी करनी है मटेरियल का, तो वो परचेस करने के लिए न्यूज़पेपर या वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट देगा। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, इंटरेस्टेड वेंडर उसका अप्रोच करेंगे और फिल करके वो फाइनलाइज किया जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्टेप्स फॉर टेंडर बेस्ड परचेस प्रोसीजर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे टेंडर के लिए, परचेस प्रोसीजर के लिए बेसिक स्टेप्स क्या है। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर, सबसे पहले आपको अगर बहुत बल्क में मटेरियल चाहिएगा तो आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है या कोई इंडस्ट्री है, तो वहां पे क्या होगा, स्पेसिफिकेशन बनेगा, रिक्वायरमेंट बनेगी, कंपाइलेशन होगा और पूरा एक डॉक्यूमेंट बनेगा, हमको ये टेंडर बनाना है। तो प्रिपरेशन आपकी कंपनी करेगी, टेंडर बनाएगी और वो अप्रूव होने के बाद में फ्लोटिंग ऑफ द टेंडर, टेंडर को डिस्प्ले किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तो वो पब्लिश न्यूज़पेपर में भी करते हैं, पब्लिश वेबसाइट पे भी करते हैं। तो इस प्रकार टेंडर अनाउंस किया जाता है। फिर टेंडर पब्लिश हो गया, इसका मतलब कि न्यूज़पेपर में आया है या वेबसाइट पे आया है तो वेंडर को टेंडर मिल गया, रिसीविंग ऑफ द टेंडर। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो भरेगा टेंडर। जो भी इतने इंटरेस्टेड वेंडर है वहाँ पे उसकी डिटेल भरेंगे, उसके साथ में फी अटैच करेंगे, फी की रिसिप्ट अटैच करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे और वो वहां से टेंडर भर के आपके ऑफिस में भेज देंगे और या फिर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, तो आपको टेंडर रिसीव हो जाएगा। तो ये थर्ड आ गया रिसीव। तीसरा स्टेज हो गया रिसीविंग ऑफ द टेंडर। फिर आपने एक कट ऑफ डेट रखा है कि मुझे 15 दिन में, ये मान लीजिए आज मान लीजिए 23rd ऑफ द मंथ है, तो आप कहोगे 30th ऑफ द मंथ को मुझे ये टेंडर मिल जाना चाहिए, उसके बाद में वैलिड नहीं रहेगा। तो 30th ऑफ द मंथ में दोपहर के 3 बजे का अगर आपने डेडलाइन रखा है तो आप 4 बजे या नेक्स्ट डे आप उसकी मीटिंग रखोगे और टेंडर को ओपन किया जाएगा। स्क्रूटिनी ओपन करेंगे, सारे टेंडर हार्ड कॉपी में है या पोर्टल में है तो उसको ओपन किया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा किसके सामने, कमेटी के सामने। ये कमेटी बनती है, ये कमेटी ऑथोराइज होती है
जहाँ पे परचेज ऑफिसर हो सकता है, आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से वहाँ के हेड हैं हो सकते हैं, और टेक्निकल पर्सन एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, तो आप टेंडर को स्क्रूटिनाइज कर पाओ। और फिर स्क्रूटिनी किया जाता है। स्क्रूटिनी वर्ड टेक्निकल वर्ड है, तो आपको बेसिकली टेंडर सामने वाले ने वेंडर ने भर के जो भेजा है, तो वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। तो ये जो कमेटी बैठती है, परचेज कमेटी, वो पूरा टेंडर को जितने भी आए हैं सबको टेक्निकली चेक करेगा, वो वायबल है या नहीं, उसने कोई टर्म्स या कंडीशन को वायोलेट नहीं किया हुआ है, कहीं से कोई फॉर्ज कुछ इसने रैंडम डेटा नहीं भर दिया, तो वो भी सारा स्क्रूटिनाइज किया जाता है। कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है और वापस उसने हमको भेज दिया, ऐसा भी कई बार होता है। तो ये सारी चीजें स्क्रूटिनाइज करके जितने भी वैलिड होते हैं उनको आगे नेक्स्ट स्टेप में लिया जाता है, और जितने भी इनवैलिड होते हैं उनको रिमार्क्स करके डिस्क्वालीफाई किया जाता है और रख दिया जाता है। भाई ये इतने टेंडर हमने डिस्क्वालीफाई किए, या तो उनका फॉर्मेट सही नहीं है, या तो उनके रेट गलत है, या तो उनके स्पेसिफिकेशन गलत है, या तो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। इसी वजह से काफी सारे वेंडर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो टेंडर हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो ये हो गया स्क्रूटिनी का स्टेज। के बाद में आएंगे फाइनल। तो अभी आप देखोगे कि आपके पास मान लीजिए 4 कंपनी के टेंडर फाइनल हुए, जो आपके एक्सपेक्टेशन के, नीड के, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में इन लाइन है। तो आप क्या करोगे, सबसे लोएस्ट प्राइस को आप टेंडर दोगे। लोएस्ट प्राइस वाले को आप दो, तो कि ये मुझे फाइनल करना है, आपकी कमेटी डिसाइड करेगी। आपका मतलब है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे परचेज कमेटी है, तो उसको फाइनल करेगी, सारे मेंबर्स की साइन आएगी डॉक्यूमेंट पे, हम ये टेंडर को लोएस्ट रेट की वजह से अप्रूव करते हैं, और अदर जो डेटा है वो एज पर स्पेसिफिकेशन है। और फिर उसके बाद में उस कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना रहता है, तो उस कंपनी को आप लेटर प्रोवाइड करोगे कि आपको हमने आपका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको काम आगे शुरू करना है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये परचेज का टेंडर बेस्ड परचेज का प्रोसीजर है। तो ये सारी चीजें, पहले टेंडर बनता है, फिर टेंडर डिस्प्ले होता है, फिर टेंडर भर के वो रिसीव हम लोग करते हैं कंपनी में, फिर हम ओपनिंग टेंडर ओपन करते हैं, उसको चेक करते हैं अगर एज पर नॉर्म्स है या नहीं, और फिर लोएस्ट प्राइस को हम अप्रूवल देते हैं, और फिर वो कंपनी को एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं। तो ये हमारे स्टेप में टेंडर प्रोसीजर फाइनल होगी। अभी थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवेज का मैंने एक टेंडर फॉर सैंपल लिया है। ये 2011 का टेंडर है, 5/3/2011। तो यहाँ पे देखिए इसने दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ एलटीयूजी केबल ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ पावर सप्लाई। काफी सारे स्पेसिफिकेशन दिए, देखिए यहाँ पे इसने विथ स्पेसिफिकेशन दिया है, और टोटल ये पूरा वर्क दिया है। ये एक्चुअली मटेरियल नहीं है, ये पूरा इसने वर्क दिया है, इसको ये वर्क करवाना है, ठीक है। तो ये वर्क इसको 180 दिन में, इसका मतलब आप समझ लीजिए 6 महीने में इसको कंप्लीट करना है। और इसका अप्रोक्सीमेट टेंडर वैल्यू इसने लिखा हुआ है 18,98,000, इसका मतलब करीबन 19 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है। और ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अगर वेंडर ये टेंडर के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको 37,970 रुपीज देना है। और ये जो रुपीज है, इतने रुपीज जाएंगे एज डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये उसको कंप्लीशन होने के बाद में ये वापस मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ टेंडर बुकलेट है 2,192 रुपए। तो ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये इन पर्सन भी हो सकता है। देखिए दोनों रेट अलग है, रजिस्टर पोस्ट के रेट प्राइस अलग है, और इन पर्सन की प्राइस अलग है। आप अगर आपके ऑफिस में कोई बंदा है, आप वेंडर है, आप इन पर्सन भेज रहे हो, तो उसको 2192 रुपए देने हैं। अगर आप रजिस्टर एडी आपको करना है तो आपको 2692 रुपए देने हैं, 500 रुपीज बैंक चार्जेस। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई। उसके बाद में देखिए लास्ट डेट ऑफ इश्यूइंग टेंडर फॉर्म्स, आप 31/1 तक के आपको टेंडर मिल सकता है, बरोबर। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ द टेंडर, इसका मतलब 1 अप्रैल को टेंडर ओपन हो जाएगा। 1 अप्रैल 3 बजे से पहले अगर आपका टेंडर नहीं आया तो आप फिर टेंडर नहीं भर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, टेंडर की ये पूरी प्रोसीजर है। आप किसी भी न्यूज पेपर में सबसे बोरिंग पेज अगर आपको इस एज में जो लगेगा कि ये क्या दिया हुआ है टेबल टेबल, तो वो देखना पढ़ना कभी, तो वो टेंडर होंगे। तो पूरा पेज टेंडर से भरा होता है। हर न्यूज़पेपर में कभी भी एक भी पेज आपको ऐसा मिल जाएगा हर न्यूज़पेपर में कि वहां पे टेंडर आपको मिलेगा। उसको कई बार स्टडी करिए तो बहुत सारा जानने मिलेगा। तो ये मैंने इंडियन रेलवेज का दिया। यहाँ पे मैंने एक कंटेनमेंट बोर्ड का एक सैंपल लिया है, अ, लखनऊ, सप्लाई इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट पोल्स फिटिंग
ये 19 को स्ट्रीट लाइट लगानी है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 89 लाख, करीबन 90 लाख है। ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट है 1,79,800 रुपीज, इतना डिपॉजिट करना है अगर आपको टेंडर भरना है तो। और कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म 1500 रुपए। तो देखिए इसने सारी डेडलाइन बहुत ही स्पेसिफाई दी है। मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया कि आप समझ पाए कि यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग को टेंडर 89/2017, बीट बीट डाउनलोड 22 तारीख तक आप बीट डाउनलोड कर सकते हो। बीट सबमिशन ऑनलाइन, ये पोर्टल थ्रू होता है, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो बीट सबमिशन डेट 25/9/2017, बीट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड सेल एंड डेट तो 10/10 को खत्म हो जाता है। बीट सबमिशन की डेट भी 10/10 को शाम को खत्म हो जाती है। और टेक्निकल बीट ओपनिंग है जो आपकी ये कंपनी करेगी, तो ये कंपनी करेगी 12 तारीख को, अक्टूबर में 12 अक्टूबर 2017 को ओपन करेगी। तो देखिए दोस्तों टाइम के साथ में और डेट के साथ में पूरा डेडलाइन दिया गया है। तो ये देखिए ये आपको पोल एस्टैब्लिश करने हैं, ये जो कंटेनमेंट एरिया है, तो ये एरिया में इसको पोल एस्टैब्लिश करने हैं। तो उसने वर्क के लिए टेंडर मांगा है और करीबन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उसने दे दिया है। तो विथ डिटेल वो सारे डेटा है वो ऑनलाइन वो भरेंगे। ये ई टेंडर है और ये है हार्ड कॉपी टेंडर, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये चीजें आप, और लेकिन डाउनलोड वैसे भी आप वेबसाइट पे कर सकते हैं। काफी सारे 90% कंपनीज गवर्नमेंट या प्राइवेट अभी ई टेंडर पे चल रहे हैं। तो ये सैंपल है। तो आगे बढ़ते हैं और एक टेंडर आपकी एक एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अफिक्सिंग स्टैंप ऑफ रुपीज 8.25, ये पीडब्ल्यूडी है। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी तेजपुर इलेक्ट्रिकल डिवीजन तेजपुर आसाम, आसाम का टेंडर है। इनवाइट्स टेंडर अफिक्सिंग कॉस्ट स्टैंप फी, 8.5 रुपए की स्टैंप फी है, ठीक है। विथ वैलिडिटी ऑफ 180 डेज, 180 दिन की वैलिडिटी है। तो कैटेगरी क्लास 2 क्लास 3, ये है आपके रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है। क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर, क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट में नॉर्म्स होते हैं, क्लास एबीसी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, क्लास 2 क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी समझिए टेंडर में कई बार सिलेक्टिव लोगों को भी टेंडर दिया जाता है। जो सिलेक्टिव आपके 20-25 लोग हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई नया बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये वर्क है प्रोवाइडिंग 100 केवीए सबस्टेशन, इसको 100 केवीए सबस्टेशन इंस्टॉल करना है। एसटी लाइन, डिजिसेट, कैंपस लाइटिंग, सिक्योरिटी लाइटिंग एंड सोलर पावर प्लांट टू सर्किट हाउस जोनानी धेमजी डिस्ट्रिक्ट। तो इसने वर्क दे दिया है, सबस्टेशन है और पूरा विथ सारा एसेसरीज वगैरह है और इसने दिया है। तो अप्रोक्सीमेट 15 लाख का कॉस्ट है। तो ये देखिए इसने सारी और डिटेल भी दी है। ये कैटेगरी को इसने एग्जाम्पशन कुछ दिया है। जनरल कैटेगरी में आपको बीट टाइप जो फीस भरनी है तो हम वो 31,500 है। अगर SC ST और OBC कंपनी का है तो वो 15,000, उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का 1,000 रुपीज कॉस्ट रहेगा। 90 डेज में इसको कंप्लीट करना है, ये बिडिंग कंप्लीट हो जाएगा। इश्यू बिडिंग डॉक्यूमेंट 19 जून को होगा, 29 जून। और सबमिशन आपका टेंडर एक साथ से पहले हो जाना चाहिए। एक साथ के बाद में देखो यहाँ पे लिखा है एक साथ के बाद में 2 बजे के बाद में टेंडर 3 बजे खोला जाएगा। तो देखिए कितना स्पेसिफाई किया गया है। इसका मतलब आप समझिए टेंडर जिस उसका काम नहीं है, जो वेंडर्स है जो सही में कैपेबल है, जो सही में आपकी नीड पूरी कर सकता है आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वही टेंडर फिल करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर इनवाइटिंग टेंडर, ये सारे टेंडर हो गए। तो अगर टेंडर भर के आप उसको रिटर्न करते हो तो इसको इनवाइटिंग ऑफ टेंडर कहते हैं। टेंडर में भी ऑफ डिफाइनाइट ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑफर एक बार का हो सकता है या एक ड्यूरेशन का भी टेंडर हो सकता है। तो वो अगर आपका टेंडर फाइनल हुआ तो ये कुछ साल के लिए भी टेंडर कह सकते हैं, उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। और डिफाइन ऑफर यानी वन टाइम ऑफर कहते हैं। तो फॉलोइंग इज द मेथड फॉर इनवाइटिंग टेंडर। पब्लिक टेंडर, हर बंदा XYZ PQ R S जो भी बंदा है वो पब्लिक टेंडर में अप्लाई कर सकता है। आप मैं सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और उसका फिर ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा। लेकिन पब्लिक टेंडर में कोई भी अप्लाई कर सकता है। वो पब्लिक नोटिस में न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट देना होता है और वेबसाइट पे। सिलेक्टिव टेंडर, जैसे कि कुछ इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है दोस्तों कि वो अपने टेंडर रजिस्टर करवाती है और वो रजिस्टर वेंडर को भी क्लास देती है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो वो सिलेक्टिव टेंडर का मतलब है कि वो कंपनी को ही वो टेंडर जाएगा
कुछ क्लास के बंदों को कुछ टेंडर जाएगा और कोई भी कॉमन पब्लिक में से या पब्लिक वेंडर में से वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर उसको यहाँ पे आना है तो उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फर्दर प्रोसीजर करना होगा जो कंपनी का नॉर्म्स है। तो एक हुआ पब्लिक टेंडर, एक हुआ सिलेक्टिव टेंडर, और थर्ड है टेंडर बाय नेगोशिएशन। टेंडर आपने वर्क फाइनल कर दिया तो वो आपको नेगोशिएट करना होगा। आप 3-4 बंदों को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओगे डिस्कशन के लिए और फिर नेगोशिएट करते हो, तो वो नेगोशिएशन होता है। तो फाइनल या जजमेंट अगर ये बंदे को देना है तो उससे भी आप फाइनल अमाउंट का नेगोशिएशन होता है। तो ये टेंडर बाय नेगोशिएशन होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा। उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, हमारे यहाँ पालनपुर में वीज कंपनी है, इसका एक पोर्टल है। ये पोर्टल का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभ्यास करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हर पुराने टेंडर यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए हर टेंडर यहाँ पे दिए हुए हैं काफी डिटेल में। देखिए परचेज ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सील्स, प्लास्टिक सील के लिए टेंडर है। एच टी ट्राईवेक्टर मीटर के लिए है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैनसन। देखिए काफी सारे यहाँ पे डिफरेंट टेंडर्स अवेलेबल है। एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखिए, कहीं बार नहीं भी लिखी होती। देखिए यहाँ पे टेंडर की कॉस्ट नहीं लिखी है। ये जो आपका दिख रहा है पहला जो है परचेज ऑफ पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखी है, लेकिन कुछ वक्त में जगह कॉस्ट लिखी मिलेगी आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनेसन एसडीएन ऑफिस एंड कैंपस ऑफ द 866 केवी रेनेसन स्टेशन। तो ये देखिए बहुत बड़ा टेंडर है। कितना बड़ा टेंडर है आप समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। तो इसी प्रकार अभी देखिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस यहाँ पे दिए हुए। सप्लायर्स देखिए टेंडर नोटिस, वेंडर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब अगर किसी कंपनी को रस है तो वहाँ इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर पाएगा। परचेस पॉलिसी, स्टैम्प डील, वेंडर, काफी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कंज्यूमर्स के लिए काफी सारी यहाँ पे और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए लिंक दी गई है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये टेंडर जो फर्स्ट है पॉलीफेज पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सील्स, वो यहाँ पे देखते हैं टेंडर किस प्रकार का है। तो ये डॉक्यूमेंट है टेंडर का दोस्तों। अभी आप ये डॉक्यूमेंट में देखिए दिया हुआ है, टेंडर नंबर दिया हुआ है, टेंडर आइटम दिए हुए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। टेंडर क्वांटिटी कितने नंबर से, देखिए बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 18 लाख है, 19 लाख सील है। टेंडर फी है 7,500 रुपये है, और 1350 और जीएसटी मिला के, ठीक है। एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए 80,000 अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखा गया है। मैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ। और उसके बाद में नॉन एमएसएमई के लिए 1,20,000 ईएमडी रखा हुआ है। टेक्निकल प्राइस आपको देनी है, बिडिंग देना है। देखिए यहाँ पे 23/3/2023 तक आपको उसको कर देना है। तो ओपनिंग टेंडर होगा 24/3/2023 को होगा, और बाद में बिड ऑनलाइन आप ये 24 तारीख से इसका ऑनलाइन वापस बिडिंग होगा, और डेट ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ बिड ये 27 तारीख पे होगा। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें रखी हुई हैं कि सबमिट, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, यहाँ ये ऑनलाइन सबमिशन का है, इस वजह से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके सारे 27 को फाइनल होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट काफी सारा दिया हुआ है। देखिए टेंडर टेंडर फी भी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो एनईएफटी दिया हुआ है इसमें, रजिस्टर पोस्ट दिया हुआ है, काफी सारे ऑप्शन रखे हुए हैं। और मैं यहाँ पे आगे कुछ आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट है। तो एक डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंटेशन में से ही ओपन करेंगे और उसको समझेंगे। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है डिटेल्ड सैंपल, ये हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ये यूजीवीसीएल का जो हम टेंडर देख रहे हैं वही टेंडर है, तो हम इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, ये टेंडर यहाँ पे ओपन हो गया। तो देखिए आप ये हमारा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जनरल कंडीशन लिखी हुई है। द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड बाय यूजीवीसीएल। क्वांटिटी कंपनी डिसाइड करेगी, क्लैरिफिकेशन कंपनी का वैलिड रहेगा। बीडर्स को ये ईएमडी पे करनी रहेगी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
लिस्ट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड लास्ट 3 इयर्स, आपने लास्ट 3 साल में कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हुए हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको बतानी है, कितना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। बिडर्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर बिड्स ऑनलाइन थ्रू द सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसको बिड ऑनलाइन सबमिट करनी है। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रखिए, देखिए बहुत ही डिटेल है, मैं इसीलिए 26 पेजेस का है, मैं सारे पेज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए इसको क्वालिटी अश्योरेंस प्लान दिया हुआ है, क्वालिटी अश्योर करनी पड़ेगी। देखिए डिलेड एंड लेट टेंडर्स के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी लेट टेंडर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए आप ये भी लिखा हुआ है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके लिए, कुछ बंदों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेवी कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और आगे देखिए आइटम्स, ये सारे डिटेल में 10% जैसे आइटम रिलेटेड टू हर, ये पूरा इसने इसकी जनरल कंडीशन भी यहाँ पे टेंडर में ऐड की है, क्योंकि कहीं भी कहीं आइटम वाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखिए आइटम वाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट परफॉर्मेंस गारंटी, तो वो भी ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना डिटेल्ड टेंडर है। एडिशन ऑफ रिलेवेंट क्लोजेस 10 पर आप देखिए कितने सारे क्लोज है, तो ये सारे क्लोज आपको पता होना चाहिए। बेसिकली टेंडर इज द लीगल प्रोसीजर, तो वहाँ पे लीगल आता है, तो वहाँ पे कंपनी, दोनों तरफ की कंपनी के लिए लीगल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, अदरवाइज वो टेंडर वर्क नहीं करेगा। अंडरटेकिंग देना है आपको, देखा कितना सारा अभी दिया हुआ है, हर क्लोज वाइज क्लैरिटी दी है। टैक्सेस की देखिए यहाँ पे एड किया गया है, टैक्स कितना होगा क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बीडर किसे कहेंगे उसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेंडर नोटिस है पूरा फॉर्मेट के साथ में दिया हुआ है। और अगर ये भर के देखिए आप पूरा यहाँ पे ये कंपनी को, जैसे कंपनी का जो टैक्सेशन स्टेज है वो क्लियर हो जाए कि भाई कंपनी कौन से टैक्स के स्लैब के अंदर आती है। ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट की यहाँ पे बात की गई है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हो, काफी सारा इन डिटेल टेक्निकल एज वेल एज लीगल है। तो ये सारी चीजें टेंडर के अंदर है। तो देखिए, तो यूजीवीसीएल ने खुद का भी एक ऐसा इंटीग्रिटी के लिए एक दिया हुआ है कमिटमेंट, क्या है पार्टीज कमिटमेंट, दोनों की कमिटमेंट क्लियर कर दी है। देखिए यहाँ पे टू मेंटेन द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, नॉट टू ब्रिंग प्रेशर, आप प्रेशर नहीं ला सकते हो, पार्टी आप टेंडर हो, आपको प्रेशर नहीं लाना है कि मेरा ही टेंडर पास हो, ऐसा करा। देखिए काफी सारे इसने क्लोज कर दिए हैं, यानी एक भी क्लोज अगर डाउन गया तो आपका टेंडर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चेकलिस्ट दिया गया है कि ये मैंडेटरी है, देखिए आप कि ये सारी चीजें अगर है यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्डिंग लेटर्स है, स्कैन कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है, सारी चीजें यहाँ पे अगर है यस यस है, तो ही आप टेंडर में क्वालिफाई हो जाओगे। कहीं भी नो आया, अगर वो आपको भरना है और यहाँ पे नो दिखेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए यहाँ पे टेंडर एक यूजीवीसीएल का आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप आपको पता चला होगा। अभी मैं वापस मेरा प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो प्रोसीजर है मैंने जैसा बताया पूरा टेक्निकल और लीगल प्रोसीजर है, तो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे यूजीपीसीएल का टेंडर देखा, उसका डिटेल सैंपल भी देखा। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दोस्तों एक ऐसा डिपॉजिट है जो अश्योर करता है कि आपका वेंडर इंटरेस्टेड है। जो वेंडर इंटरेस्टेड नहीं है वो यहाँ पे टेंडर अप्लाई ना करे। इस वजह से एक अमाउंट जो मोस्टली 2 to 5% और कुछ किस्से में 10% भी होता है, वो डिपॉजिट उसको, जैसे कि लाख रुपए का है अगर 5% है तो उसको 5000 रुपीज पे करना होगा साथ में डिपॉजिट एज डिपॉजिट। तो वो रिफंडेबल है, काम खत्म होने के बाद में उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये उसको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है जो भी कंपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसको सबमिट करना रहता है। और कई किस्से में 10% भी होता है, लेकिन बहुत कम केस में। अब मैंने कई बीट देखी है तो उसमें 10% ईएमडी रखा गया है कंपनी के थ्रू, लेकिन जनरली रेट 2 to 5% ऑफ द टेंडर वैल्यू। 1 करोड़ का है तो उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली 5% ऑफ 1 करोड़, तो इसी अमाउंट से आपका ईएमडी चलेगा। और टेंडर आपका सिलेक्ट हो गया तो आपको काम खत्म होने के बाद भी वो वापस मिलेगा। और अगर टेंडर आपका डिससिलेक्ट हुआ या नहीं सिलेक्ट हुआ तो आपको फौरन वो पैसा वापस मिल जाएगा। The bidders who are registered with SSI, MSME, NSA
I see specific goods as per tender inquiry specification at the time of submission tender are exempted for EMD. कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है कि कुछ लोगों को जो लोग गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस के अंडर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उन लोगों के लिए ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट में एग्जाम्पशन दिया जाता है। और कई बार क्या होता है, एग्जाम्पशन नहीं लेकिन डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट ये है। दोस्तों मैं वापस यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज है टेंडर फी, वो सबको देनी है। जो टेंडर की बुकलेट वगैरह है, कि जो टेंडर की डिटेल है, टेंडर के फॉर्म्स है, वो। दूसरी है सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट काम के रिगार्डिंग है, ये अश्योरेंस के रिगार्डिंग है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट वो काम के रिगार्डिंग है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या है कि अगर काम कहीं खराब हो गया, कोई मशीन, आपका वेंडर है उसने काम करने के लिए लिया आपका मशीन और वो खराब हो गया, उसका खर्च वो नहीं करवा पाया, तो आपने करवाया तो उसमें से आप कट करके बाकी पैसा उसको दोगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से काम के रिलेटेड है, जो काम का अश्योरेंस करता है। और ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट है, वो वेंडर का इंटरेस्ट अश्योर कर रहा है कि वेंडर आपका टेंडर भरने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन टेंडर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल कमिटी फॉर्म होती है, जिसमें हायर रैंकिंग के ऑफिसर्स होते हैं, परचेज ऑफिसर्स होता है, हेड्स होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट। कमिटी में भी कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफिसर, हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली टेंडर आए हैं या नहीं वो भी आपको पता चले। और स्क्रूटिनी इज कंडक्टेड, जैसे मैंने बताया कि टेंडर रिसीव हो गए, आपने 15-20 टेंडर आपको रिसीव हो गए, तो उसमें से कुछ टेंडर ऐसे होंगे जो फॉर्मेट में नहीं होंगे, कुछ टेंडर ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकेशन की गलतियां होगी, कुछ टेंडर ऐसे होंगे जहाँ पे उन्होंने अपनी तरह से कंडीशन चेंज कर दी होगी, और कुछ टेंडर होंगे वो मान लीजिए कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है या उसका वो कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है, तो वो सारे आप मार्क करके उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो स्क्रूटिनी इसलिए जरूरी है कि आपका जो फाइनल टेंडर हो उसमें से जो अननेसेसरी या ऐसे गलत जो वेंडर्स है उनको अलग किया जाए। और रिजेक्टेड टेंडर्स को मार्क्स करते हैं विथ रीजन, जैसे ये टेंडर में ये स्पेसिफिकेशन गलत है इसलिए इसको हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये टेंडर में इसने टर्म्स चेंज किए इस वजह से इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये टेंडर में इसने स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं दिया इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं, ये टेंडर में इसने अनएक्सपायर्ड डिपॉजिट देना पड़ता है फिर भी नहीं दिया इसका कॉपी, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये सारे रीजंस आपको लिखने होते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर वेंडर आपके सामने कोर्ट में जाए या आपको क्लेम करे कि ब्लेम करे कि आप सर क्यों नहीं लिया मेरा टेंडर, कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको ये बता पाओ। If the tender with lowest price is satisfied all the specification and other terms and condition, the tender is accepted. अगर वेंडर सारी जो लोएस्ट टेंडर है, आपको मानिए आपके पास 10 टेंडर है, 10 में से आपने 5 रिजेक्ट कर दिए, 5 है, 5 में से लोएस्ट प्राइस है वो एज पर स्पेसिफिकेशन है, एज पर कंडीशन आपकी जो मांगी हुई कंडीशन है वो है, और सारी चीजें सेटिस्फाई करता है, तो वो लोएस्ट प्राइस को आप देंगे, टेंडर को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर लोएस्ट प्राइस में कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे वो कंपनी फेथफुल नहीं है, वो कंपनी का आगे ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, आगे के 2-3 काम में, जैसे हमने यूजीसीएल में देखा कि पास्ट आपने जो 5 प्रोजेक्ट किए हैं उसकी भी कंप्लीशन रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करो। अगर नहीं किए, उसका काम पेंडिंग है या अननेसेसरी टाइम उसका लंबा जा रहा है, तो उस किस्से में हम सेकंड हाईएस्ट होगा, जो लोएस्ट से सेकंड वाला होगा, तो उसको देंगे विथ रीजन कि भाई ये जो लोएस्ट प्राइस वाला है ये हमारा ये पॉसिबल है कि ये हमारा काम पूरा न कर पाए, या एज पर एक्सपेक्टेड क्वालिटी हम जो चाहते हैं उस तरह से ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम नंबर 2 को टेंडर का देंगे, तो वो विथ रिमार्क्स आपको लिखना है। तो ये प्रोसीजर हुई। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको टेंडर समझाने की कोशिश की, और ये एक्चुअली टेक्निकल एज वेल एज लीगल है, तो आई होप आपको यहाँ पे पता चला होगा। तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।